हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। हम अपनी इस सीरीज में यूपीएससी प्री 2024 पेपर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं। ये वीडियो इस डिस्कशन की 5वीं वीडियो है। अगर आपने पिछली 4 वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? आपके ऑप्शन है एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। दूसरा है किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति के जीवन काल में उनसे जन्मे बच्चों की संख्या। तीसरा है जन्म दर घटा मृत्यु दर। या फिर चौथा है एक महिला की गर्भधारण आयु यानी कि चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की संख्या। कुल प्रजनन दर एक महिला द्वारा अपनी प्रजनन आयु के अंत तक जीवित जन्मों की औसत संख्या का माप है, यदि वह किसी निश्चित अवधि की प्रजनन दरों के अधीन होती और मृत्यु दर के अधीन नहीं होती। इसे प्रति महिला बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती है। दूसरा कथन है भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि जीसेक के धारक बन सकते हैं। तीसरा कथन है भारत में शेयर बाजार ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच यानी कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 3, 1, 2 और 3 या फिर केवल 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, केवल 2 और 3। कथन एक गलत है क्योंकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की तरलता समायोजन सुविधा यानी कि एलएएफ विंडो तक नहीं पहुंच सकती। एलएएफ विंडो का उपयोग मुख्य रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों आरआरबी को छोड़कर और प्राथमिक डीलरों द्वारा तरलता प्राप्त करने या आरबीआई के पास अतिरिक्त धनराशि जमा करने के लिए किया जाता है। कथन 2 सही है क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआई भारत में सरकारी प्रतिभूतियां रख सकते हैं। हाल ही में आरबीआई ने एफआईआई द्वारा भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में निवेश की अनुमति दी है। कथन 3 सही है क्योंकि भारत में स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पेश कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण एनएसई का इलेक्ट्रॉनिक डेट बिडिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन कारपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है बीमा कंपनियां, पेंशन निधि, खुदरा निवेशक। तो दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, 1, 2 और 3। बीमा कंपनियों को कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियां दोनों में निवेश करने की सुविधा है। पेंशन फंड भी विविधीकरण और स्थिर आय के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियां दोनों में निवेश कर सकते हैं। खुदरा निवेशक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियां दोनों में व्यापार कर सकते हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ, मोटर वाहन, मुद्रा की अदला बदली, उपर्युक्त में से किसे या किन्हें वित्तीय लिखत यानी कि इंस्ट्रूमेंट माना जाता है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 या फिर केवल 1 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, केवल 1 और 3। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक वित्तीय साधन है क्योंकि यह मौद्रिक मूल्य से जुड़े एक कानूनी समझौते का प्रतिनिधित्व करता है। मोटर वाहनों को वित्तीय साधन नहीं माना जाता क्योंकि वे परिसंपत्तियां हैं, न कि मौद्रिक मूल्य वाले कानूनी समझौतों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस्तावेज। मुद्रा स्वैप को वित्तीय साधन माना जाता है क्योंकि इनमें भविष्य में निर्दिष्ट तिथि पर एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा से विनिमय करने का समझौता शामिल होता है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आर्थिक गतिविधि दे रखी है और दूसरी तरफ सेक्टर। कृषि उत्पाद का भंडारण द्वितीयक, डेयरी फार्म प्राथमिक, खनिज की खोज तृतीयक, कपड़ा बुनाई द्वितीयक। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं? आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर सभी चार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, केवल तीन। कृषि उपज का भंडारण यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं बल्कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डेयरी फार्म यह प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है। खनिज अन्वेषण यह तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। कपड़ा बुनना यह द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। कृषि अपशिष्ट, मक्का के दाने, अपशिष्ट जल शोधन अपवक या फिर कास्ट मिल अपशिष्ट। तो उपयुक्त में से किसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल तीन और चार, एक दो तीन और चार या फिर केवल एक तीन और चार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, एक दो तीन और चार। सूचीबद्ध सभी सामग्रियों यानी कि कृषि अपशिष्ट, मक्का के दाने, अपशिष्ट जल शोधक अपवक और कास्ट मिल अपशिष्ट का उपयोग टिकाऊ विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वस्तु और दूसरी तरफ श्रेणी दे रखी है। तो देखते हैं, किसान का हल कार्यशील पूंजी, कंप्यूटर स्थिर पूंजी, बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत स्थिर पूंजी, पेट्रोल कार्यशील पूंजी। तो उपयुक्त युग्मों में से कितने सही हैं? आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर सभी चार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, केवल दो। आइए सबसे पहले समझते हैं कि स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी होता क्या है। तो स्थायी या फिर स्थिर पूंजी से तात्पर्य एक भौतिक परिसंपत्ति से है जिसका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई मशीनरी। जबकि कार्यशील पूंजी से तात्पर्य उन निधियों या संसाधनों से है जो एक व्यवसाय अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए उपयोग करता है, जैसे कि विद्युत आपूर्ति। युग्म एक गलत है क्योंकि किसान का हल एक स्थायी पूंजी है। युग्म दो सही है क्योंकि कंप्यूटर एक स्थायी पूंजी है। युग्म तीन गलत है क्योंकि बुनकरों द्वारा उपयोग होने वाला सूत कार्यशील पूंजी माना जाता है। युग्म चार सही है क्योंकि पेट्रोल को कार्यशील पूंजी माना जाता है। इस प्रकार विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या वाक्यांश का उपयोग 3D आयामी दुनिया के एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, को द्योतित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है? आपके ऑप्शन है बिग डेटा एनालिटिक्स, क्रिप्टोग्राफी, मेटावर्स या फिर वर्चुअल मैट्रिक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, मेटावर्स। मेटावर्स शब्द का मतलब 3D वर्चुअल दुनिया के एक दूसरे से जुड़े नेटवर्क से है जिसे लाखों उपयोगकर्ता एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। उपयोगकर्ता मेटावर्स के भीतर वर्चुअल आइटम बना सकते हैं और उनका स्वामित्व रख सकते हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम या फिर नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। कथन दूसरा है, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, केवल दो। कथन एक गलत है क्योंकि भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग सहायक कंपनियों के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता है जो कि नए प्रवेशकों के लिए 5 बिलियन रुपए है। कथन दो सही है क्योंकि भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग सहायक कंपनियों के लिए कम से कम 50% निदेशक भारतीय नागरिक, NRI या फिर PIO होने चाहिए। इस प्रकार विकल्प भी सही है। अंतिम प्रश्न है, भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है,
सीएसआर नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को सीएसआर कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। दूसरा कथन है, सीएसआर नियम सीएसआर कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट नहीं करते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए केवल एक। कथन एक सही है क्योंकि भारत में सीएसआर नियमों के अनुसार ऐसे व्यय जो सीधे कंपनी या उसके कर्मचारी को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें सीएसआर नहीं माना जाएगा। सीएसआर गतिविधियां बड़े पैमाने पर समाज के लाभ के लिए होनी चाहिए, न कि कंपनी या उसके कर्मचारियों के सीधे लाभ के लिए। कथन दो गलत है क्योंकि भारत में सीएसआर नियम सीएसआर गतिविधियों पर न्यूनतम व्यय की आवश्यकता निर्दिष्ट करते हैं। कुछ मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनियों को अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।